मनोरंजक कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज आपके लिए लेखिका शिवानी जी की बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर मैं आई हूँ, जिसका शीर्षक है विनिपात। मैं उस दिन भी आज ही की भांति इसी तख्त पर बैठकर लिख रही थी। बाहर श्रावणी वर्षा का वेग तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा था। अब ऐसी वर्षा में ना किसी के सहसा मिलने चले आने की व्याघात की आशंका थी, ना निष्क्रिय टेलीफोन की घंटे खनखनाने की। ऐसे ही एकांत की मुझे कामना थी। अब बैठकर शांति से लिख पाऊंगी। पर सहसा मेरे द्वार की घंटी बजी। हे भगवान, ऐसी वर्षा से जूझने इतनी रात को कौन दुस्साहसी चला आया होगा? कौन? मैंने पूछा। बिना पूछे द्वार खोलने में भी तो अब खतरा था। पहले कोई उत्तर नहीं आया। मैं मन ही मन आशंकित भी हुई। सबको पता है मैं इस फ्लैट में अकेली रहती हूँ। आए दिन तो लखनऊ में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसे कितने ही दुस्साहसी वीर बड़ी आत्मीयता से घरों में घुस लूटपाट कर अकेली गृह स्वामिनी का गला घोंट सीना ताने चले जाते हैं। ना अब पुलिस का भय रह गया है, ना निर्वीर्य जनता का। कौन? मैंने फिर पूछा। हम हैं बहन जी। नारी कंठ स्वर का आश्वासन पा मैंने द्वार खोल दिया। आप ही शिवानी जी हैं क्या? जी हाँ। हम आ जाएं? आइए। उजाले में मैंने पहली बार ठीक से देखा। विराट शरीर, गले में सोने की मोटी चेन, अंगूठों को छोड़ बाकी सब अंगुलियों में अंगूठियाँ, गहरे नीले रंग की तंचुई साड़ी, दोनों होठ पान से बैंचनी, लाल भला लगती भी कैसे। एकदम स्याह रंग, ललाट पर बड़ी सी मखमली बिंदी, मांग में कम से कम आधा पाव सिंदूर की प्रगाढ़ रेखा, जैसे कोयले की कोठरी में आग लगी हो। हम आपके बहुत पुराने प्रशंसिका हैं। तब से आपकी कहानी उपन्यास पढ़ रहे हैं जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। फिर अपनी बैंचनी हंसी से उन्होंने मुझे बींध कर कहा, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। मैं मन ही मन झुंझला रही थी। अपनी प्रशंसा का अर्थ समर्पित करने का यही बेतुका समय जुटा था उन्हें। बात यह है बहन जी, अब वे बड़े इत्मीनान से अपनी कदली जंघा पर हाथ धरे मेरी ओर झुकाईं। हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हैं। मुझसे भला उनका क्या काम हो सकता था? और फिर मैंने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं था। आपने हमारे उनका नाम तो सुना ही होगा। आप ही लोगों ने उन्हें चुनकर इस प्रदेश का मंत्री बनाया था। परसों आप लोगों की सेवा किए, अब सेंटर में चले गए हैं। मैं अचरज से उन्हें देखने लगी। हमारे चुने किन दुर्लभ रत्नों में से किस रत्न की अर्धांगिनी थी वे? अरे रिपुदमनवा! उन्होंने अधैर्य से अपने मर्दाने कंठ का नगाड़ा बजाया और तत्काल एक बुंदेलखंडी पुष्ट मूछों की प्रभावशाली यवनिका फटकारता रिपुदमनवा, जो संभवतः उनका अंगरक्षक था, हाथ में बंदूक लिए दंदनाता आकर स्वामिनी के पीछे खड़ा हो गया। मुझे उसने आग्नेय दृष्टि से देखा। शायद उसने सोचा होगा मुझ जैसी 2 टके की महिला ने उसकी दबंग स्वामिनी से कोई अशिष्टता कर दी हो। अरे, इनको जरा मंत्री जी का नाम तो बता, हम कैसे लें उनका नाम? तत्काल उसने राजसी चोपदार भंगिमा में अपने प्रभु के नाम की उद्घोषणा कर दी। अब तू जा बाहर। हाँ तो बहन जी। उन्होंने बटेरी बटुआ खोला, पान बहार, चूनी और जर्दा के उदार सम्मिश्रण को करतल पर धर पटापट पटका, फिर मेरी ओर खिसक आईं। मैं डर गई। क्या आप मेरी गोद में बैठेंगी वे? हमारी एक ही बिटिया है, सरोज बाला सर्रो। उसे भी कहानी लिखने का बड़ा शौक है। कई पत्रिकाओं में भेज चुकी है, पर मरे संपादक छापते ही नहीं, लौटा लौटा देते हैं। मैं कुछ कुछ समझ गई थी, फिर भी अनजान बैठी रही। हाँ तो बहन जी, आप कहीं छपवा दें। वैसे तो उसके पिताजी यहाँ किसी भी अखबार से कहीं हाथों हाथ ले लेंगे, पर हमारी सर्रो चाहती है किसी बाहर की प्रतिष्ठित पत्रिका में छपे, जैसे धर्म, जोग, हिंदुस्तान। देखिए, मेरा स्वर कुछ कठोर हो गया। मैंने तो यह काम कभी किया नहीं है, फिर भला संपादक मेरी क्यों सुनेंगे? और अब हिंदी की बड़ी पत्रिकाएं रह ही कहाँ गई हैं? अरे जाइए बहन जी, हमें मत चराइए। वे और निकट खिसकीं और एक बार उन्होंने फिर अपने बैंजनी स्मिथ का हथगोला सीधे मेरे सीने पर मार दिया।
धर्मजू की इसी दीपावली विशेषांक में तो हमने आपकी कहानी पढ़ी है कैसे नहीं। हाँ, ये कहिए कि अब नाम छपता है, कहानी नहीं। आप हमारे साथ रहें। उन्होंने विगलित स्वर में कहा। बिट्टी की कहानी में अपने सधे हाथों से कतर ब्योंत कर संवार दे, फिर देखें कैसे नहीं छपती। मैं हतप्रभ सी उन्हें देखती रही। वे फिर चालू हो गईं। गंगा किनारे हमारी बहुत बड़ी कोठी हैगी, पूरा गेस्ट हाउस आपका। एक कार निरंतर आपकी सेवा में खड़ी रहेगी, खाना पीना सब हमारे साथ साथ में। जितना कहीं 5,000 6,000 आपको बराबर मिलता रहेगा। 45 वर्षों से भी अधिक समय हो गए हैं कलम घिसते घिसते, पर वाग देवी के दरबार में ऐसा उदार प्रस्ताव इतिपूर्वक कभी नहीं मिला था। देखिए, अब विनम्रता मुझे स्वयं दुर्बह लगने लगी थी। मैंने न यह काम कभी किया है न कभी करूँगी। ऐसे बहुत पेशेवर आपको मिल जाएंगे जो ऐसा प्रेत लेखन करते हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। रिपुदमनबा वहाँ होता तो शायद अपनी स्टेन गन मेरे सीने पर तान देता, पर स्वामिनी सौमात्र भी विचलित नहीं हुई। उनका कंठ भर्रा गया। सर्रो बहुत अच्छा लिखती है बहन जी, कई बार तो हम उसकी कहानी पढ़ रो रो पड़े हैं। बस हिंदी कमज़ोर है। दोष तो हमारा ही है, बचपन से ही अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ी है। बस आप ज़रा हिंदी सुधार देती। हम ये थोड़े ही कहते हैं कि आप भी पूरी कहानी लिख दें। वे शायद अपनी पूर्व प्रस्ताव के खोखलेपन को भांप खिसिया गई थीं। मुझे क्षमा करें, मैं यह काम नहीं कर सकती। आपको हिंदी सुधारने के लिए अनेक योग्य पंडित मिल जाएंगे, पर वे भी गजब की अड़ियल थीं। तब आप ही को तो यह काम करना होगा। ऐसा कोई टीचर हमें ढूंढ दे, यह हमारा पता है, इसी में फ़ोन नंबर भी लिखा है। उनके जाते ही मुझे सहसा महेश पंत का निरीह वेदना विधुर चेहरा याद हो आया। पिछले हफ्ते ही तो मुझसे मिलने आया था, मेरे पति के ननिहाल का दूर का रिश्तेदार। पहाड़ के अधिकांश उच्च शिक्षित मेधावी नवयुवकों की भांति केवल अपनी ईमानदारी का गर्गरह लिए इधर उधर नौकरी की खोज में बेकार भटक रहा था। उससे योग्य पंडित और कौन हो सकता था। हाई स्कूल से एमए तक सदा सर्वप्रथम। धनाभाव के कारण ट्रेनिंग नहीं कर पाया, इसी से शिक्षण संस्थाओं ने कुत्ते सा दुरा दिया। अंग्रेजी बोल नहीं पाता था, यद्यपि लिखता था विशुद्ध त्रुटिहीन अंग्रेजी, पर बोल नहीं पाता तो वही स्थिति हुई कि कंठ में यज्ञोपवीत का सूत तो पड़ गया, पर गायत्री मंत्र जपना नहीं आता, सो द्विज कहलाएं भी कैसे। जीर्ण शीर्ण धोती, पांडु जीर्ण कुर्ता, हाथ में उतनी ही जीर्ण कपड़े की थैली। मुझे कहीं भी नौकरी दिलवा दीजिए, आपके गुण नहीं भूलूंगा। माँ अब पूर्ण रूपेण पागल है। शुक्ल पक्ष में तो उसका उन्माद विकट हो उठता है। सारी सारी रात निर्वस्त्र गांव भर में घूमती है। खेत सब कारिंदों ने हथिया लिए हैं। पहाड़ के गांव में ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा है शिवानी जी। उनके बच्चों को स्कूल कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता, बेटों को नौकरी नहीं मिलती। ना जाने कितने ब्राह्म परिवार आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। खाना पका सकता हूँ, बाग बगीचों की देखभाल, चौकीदारी। यह उस वंश का बेटा बोल रहा था जिसके पूर्वजों ने सदैव ऊंचे आदर्शों का पालन किया था, जिन्होंने ऋग्वेद के 10 सहस्त्र से अधिक मंत्रों के पदपाठ क्रम पाठ में जीवन बिताया था। कल्पसूत्र, पाणिनि का व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा ज्योतिष के दुर्बोध ग्रंथों के अध्ययन मनन चिंतन से अपने ब्रह्म तेज को निरंतर दीप्त किया था। उनका वंशज आज चौकीदारी करने को भी तैयार था। जिसके पूर्वजों के सम्मुख जरा दरिद्र जीवन एवं उच्च आदर्श रहा, वे कभी धन के लोभी नहीं रहे, ना सत्ता की। क्या हुआ है, कोई ब्राह्मण शासक? उन्हीं पूर्वजों का त्याग, उनकी साधना की धारा आज भी कुमाऊं में सूखी नहीं है। उजड़ जाने पर भी दिल्ली दिल्ली ही है। इसी से शायद आरक्षण का सबसे कड़ा विरोध कुमाऊं में ही हो रहा है। संस्कारों की लौह श्रृंखला सहज में नहीं टूटती। देखिए, महेश कह रहा था, मैंने काव्य तीर्थ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, संस्कृत में कविताएं भी लिख लेता हूँ, पर कोई छापने को तैयार नहीं। कालिदास ने कहा भी है कि सुंदर पौधा लगाने से ही तो काम पूरा नहीं होता, उसे कोई सींचेगा नहीं तो मुरझाएगा ही ना। जब देखता हूँ घिसट घिसट कर तृतीय श्रेणी में परीक्षा पास करने वाले मेरे सहपाठी
अपनी अनुसूचित जाति का प्रवेश पत्र दिखा ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है तो बुरा लगना तो स्वाभाविक है। आप ही बताएं हम कहाँ जाएं? उसकी सौम्यता, सौजन्य एवं विद्वता ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उस पर देखने में साक्षात रतिपति, उज्ज्वल गौरवर्ण, आजानु विलंबित बाहु, सिलसी छाती और निरीह निष्कपट कृष्ण स्मित। मुस्कुराता तो दांत भी नहीं दिखते। देखो, मैंने कहा, मेरे वश में होता तो तुम्हारी ऊंचे से ऊंचे पद के लिए सिफारिश करती, पर तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ब्राह्मण हूँ। एक काम क्यों नहीं करते? कहिए। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है किसी से पाणिनि का व्याकरण पढ़ूं। तुमसे योग्य व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा? जब तक नौकरी नहीं जुटती मेरे साथ रहो, खाओ पियो, घंटा भर पढ़ा दिया करो। जेब खर्च के लिए 500 मैं दे दूंगी। नहीं, उसका चेहरा अजीब हो गया। आपको मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? आप बड़ी हैं, पूज्या हैं, आपका गुरु बनने की धृष्टता कभी नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने हंसकर कहा, अपना पता छोड़ जाओ, मैं पूरी चेष्टा करूंगी। आज उसी का उदास चेहरा मुझे सहसा याद हो आया। मैंने तत्काल उसी पत्र लिख दिया, तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है, फौरन चले आओ। मैं जानती थी एक ना एक दिन उसका पांडित्य, सौजन्य और सर्वोपरि उसका लाख टके का व्यक्तित्व मंत्री गृह के द्वार उसके लिए बड़े औदार्य से खोल देगा और अपनी प्रभावशाली पद के प्रभाव से गृह स्वामी उसके लिए नौकरी स्वयं ढूंढ देंगे। वह अविलंब उपस्थित हो गया था। मैंने देखा बेचारी की थैली उसकी सीमित संपदा से पूरी भी नहीं भरी थी। एक जोड़ी जीर्ण कुर्ता पजामा तन पर था, एक जोड़ी थैली में, कागज में लिपटी साबुन की घिसी टिकिया, छोटा सा कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान और 3-4 पुस्तकें। मैं ही उसके लिए गांधी आश्रम जाकर 2 जोड़ी कपड़े, दरी, चादर, तकिया ले आई थी। उसका अधरंग शेविंग ब्रश, जिससे शायद उसके प्रपितामह ने भी दाढ़ी छीली थी, उसी फेंक उसे नया किट ला कर दिया। तौलिया, पेस्ट, ब्रश। जी, मैंने तो यह सब कभी नहीं किया। वज्रदंती मंजन स्वयं बनाता हूँ। अब जहाँ जा रहे हो वहाँ यह सब नहीं चलेगा। फिर मैंने ही उसके सरल अतीत के पृष्ठ फाड़ कर फेंक दिए और उसे कानपुर के लिए विदा किया। जाने से पूर्व बड़ी श्रद्धा से मेरे पैर छूकर उसने कहा, मैंने आज तक माँ और मामा के हाथ का बना खाना ही खाया है। उनसे कह दें मैं स्वयं पाकी हूँ, मैं खुद बना लूँगा। हाँ हाँ, मैं कह दूँगी। मैंने उसके जाते ही उन्हें फ़ोन कर दिया और उसके आने की सूचना दे दी थी। आप उसे स्वयं बस स्टैंड से ले लें। कभी पहाड़ के बाहर नहीं गया, बहुत सीधा लड़का है। खद्दर का बादामी कुर्ता पहने है, देखने में फिरंगियों सा गोरा उजला है। एक बात और है, वह किसी का छुआ नहीं खाता। मेहरबानी कर उसके लिए रसद, बर्तन, स्टोव आदि का प्रबंध कर दें। 2000 वेतन लेगा, लेकिन उसकी योग्यता तो 10,000 की है। धन्यवाद बहन जी, आप निश्चिंत रहें, हम पंडित जी को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। 8 दिन तक मुझे उसकी फिर कोई खबर नहीं मिली। चलो, मन लग गया होगा बेचारे का। किसी का तो उपकार कर, चाहे नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। मन ही मन मैं अपनी प्रिय पंक्ति दोहराने लगी। पर दुर्गति होने से क्या मैं बच पाई? जब जाने लगा तो मैंने पूछा था, महेश, तुम इतनी दूर रहोगे, तुम्हारी उन्मादिनी माँ की देखभाल कौन करेगा? उसकी हमें चिंता नहीं है शिवानी जी। मेरे एक मामा हैं, मामी को पिछले साल बाघ खा गया। मामा के बच्चे थे नहीं, मैं ही जाकर उन्हें लिवा लाया। एक तो माँ उनसे डरती है, दूसरा हमारी आर्थिक विपन्नता को उन्होंने अपने कंधों पर लेकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। उनका सा कर्मकांडी पंडित कुमाऊं में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। उनके बंधे जजमान हैं। विवाह, मरण, जन्म, श्राद्ध सब संपन्न करा काफ़ी कमा लेते हैं। मुझसे कहने लगे, जा भांजे जा, ईश्वर तुझे डिप्टी बनाए, घर की चिंता मत करना, जा नाम कमा। और कैसा नाम कमाया था भांजे ने? 10वें दिन महेश सहसा अपना वही झोला लटकाए मेरे द्वार पर खड़ा था। मेरा माथा ठनका। जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही तो हुए थे, यह खोटे सिक्के सा क्यों लौट आया? क्या हुआ महेश? मैंने उसके झाड़ू फेरे उतरे चेहरे को देख चिंतित स्वर में पूछा। हाथ का थैला नीचे पटक वह गलीचे पर ही धम्म से बैठ गया और दोनों घुटनों में सिर डाल फूट फूट कर रोने लगा। लो ठंडा पानी पियो, फिर बात करना। मैंने तो फ्रिज से पानी लाकर दिया।
बेचारा लड़का, कभी पहाड़ की परिधि तो लांघी नहीं थी, कानपुर की जानलेवा गर्मी से बौरा गया था शायद। क्यों, क्या बात है महेश, परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? उसने नहीं की मुद्रा में सिर हिलाया। खाने पीने का कष्ट था क्या? नहीं। इस बार उसका कंठ फूटा। राशन, बर्तन, स्टोव सब माँ जी ने रखवा दिया है। तब शिवानी जी, आपने मुझे वहाँ क्यों भेज दिया? क्यों? वे चर्मकार हैं। मैं गंगा नहाने गया तो एक सज्जन ने सब बता दिया। कहते हो ब्राह्मण हो, फिर यहाँ धर्म भ्रष्ट करने क्यों चले आए? सुना है रहते भी वहीं हो। छी छी। मैंने उसे इस बार आड़े हाथों लिया। महेश, ठीक है, लौट जाओ। अपने गांव कूप मंडूक बने उसी बसियाती कुएं में टर्राते रहो जीवन भर। मैंने तो सोचा था तुम्हें वेद वेदांग निरुक्त दर्शन से कुछ सीखा होगा। जानते नहीं, हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के ब्राह्मण कहे गए हैं, जन्म ब्राह्मण और कर्म ब्राह्मण। कोई शूद्र ग्रह में जन्म ले और उसके कर्म ब्राह्मणोचित हैं तो वह कर्म ब्राह्मण है, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जन्म ब्राह्मण होकर भी जघन्य कर्म करता है तो वह शूद्र से भी गया बीता शूद्र है। तुम्हें पूर्ण सुविधा मिल रही है, खाना खुद बना रहे हो, रहने को साफ सुथरा परिवेश है, 2000 वेतन पा रहे हो, वह भी केवल हिंदी सुधारनी है। क्या खाक सुधारूं? अपना सिर फोड़ूं क्या? वह झल्लाया। मैंने उसे पिता को पत्र लिखने को कहा तो जानती है क्या लिखा उसने? पूज्य पिताजी, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आपका कुशल नक चाहता हूँ। अब जिसका ऐसा हिंदी ज्ञान हो उसकी हिंदी क्या सुधारूं? फिर एक बात और है, कहूँ? कहो। ये बड़े लोगों की सौजन्यता की नकाब में छिपे चेहरे बहुत भयानक होते हैं। ऐसे ऐसे लोग वहाँ आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुटिल चेहरे वाले गुंडे, हत्यारे, इन सबके छिपने का अरण्यक है वह ग्रह। एक अंधेरा तहखाना बना है जहाँ यमराज भी नहीं पहुँच सकते। सारी रात मीटिंग होती है, पीने पिलाने का दौर चलता है, धीमे स्वरों में बातें करते हैं। उस निशाचरी नगरी में मैं सांस भी नहीं ले सकूंगा। शिवानी जी, आप उनसे कह दें। क्या तुम उनसे बिना कुछ कहे चले आए हो? नहीं, मैंने माँ जी से कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है, देख आऊं। बोली, हाँ हाँ चले जाओ बेटा, जल्दी आना, सर्रू की कहानी अधूरी है। तब तुम कानपुर लौट जाओ महेश, यह धैर्य तुम्हारे हित में होगा। उन्हें खुश रखोगे तो तुम्हें अवश्य कहीं लगा देंगे। तुम्हें कौन यहाँ जीवन भर रहना है? जाओ, जमाना बहुत बदल गया है। अपनी शिखा सूत्र ही संभालते रहे तो कहीं के नहीं रहोगे। जाओ, सर्रू की अधूरी कहानी पूरी कराओ। काश सर्रू की कहानी अधूरी ही रहती। 5-6 महीने तक मुझे फिर उसकी कोई कुशल नहीं मिली। एक बार फ़ोन किया तो मंत्री जी के पीए ने बताया, बाबा साहेब अपनी बाईपास सर्जरी कराने सपरिवार लंदन गए हैं। और महेश? पंडित जी, वे भी साथ गए हैं। चलो, विदेश की उदार जलवायु महेश की चुटिया की गांठ तो कुछ ढीली अवश्य करेगी। एक बात मेरी शूद्र बुद्धि में आज तक नहीं आई। मंत्री पद पाते ही मंत्री हृदय अपनी बाईपास सर्जरी के लिए ऐसे क्यों मचलने लगता है? इससे हमारे हृदय अच्छे, जो बढ़ती व्यय में भी क्वार्ट्स घड़ी की तत्परता से बिना चाबी के भी चलते रहते हैं। टिक 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 टिक। फिर मैं स्वयं अपनी भ्रामरी दशा में उलझी, न जाने कहाँ कहाँ घूमती रही। पहले मॉस्को, फिर साइबेरिया। ताशकंद लौटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहसा महेश दिख गया। उसे पहचानने में मुझे कुछ समय ही लगा था। आपाद मस्तक बदल गया महेश किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव ही अधिक लग रहा था। छाया, उसने कहा तो मैं जैसे आकाश से गिरी। यह वही महेश था जो मुझे देखते ही साक्षात दंडवत की मुद्रा में मेरे चरणों में लौट जाता था। कैसे हो? मेरा स्वर अनचाहे ही व्यंग्यात्मक हो उठा। फाइन। वह हंसा। हंसी अब भी मृत नहीं हुई थी, वही दूधिया मिठास। पिताजी की बाईपास सर्जरी ठीक से हो गई। मैं, सरोज जी फिर पूरा यूरोप ना पाए, फिर हवाई चले गए। क्यों, चुटिया कहाँ गई? मैंने हंसकर पूछ दिया। क्या हवाई में चढ़ा आए? अब विदेश में शिखा सूत्र को बचा पाना बड़ा कठिन है शिवानी जी। मन में तो आ रहा था पूछूं, और कुछ भी बचा पाए मूर्ख। माँ कैसी है और मामा? मैंने प्रसंग बदल दिया। वर्षों से मेरे स्नेही पाठकों की मुझसे एक ही शिकायत रही है, मेरी प्रत्येक नायिका इतनी सुंदर क्यों होती है?
आज विधाता ने मेरे सम्मुख ऐसी विभत्स नायिका को खड़ा कर दिया था कि चाहने पर भी मेरी लेखनी उसका एक नैन नक्श भी सुधारने में असमर्थ है। कद लगभग 4 फुट, किंतु मेदबहुल शरीर निकट से देखने पर भी 2.5 फीट का लग रहा था। एकदम बजर बौनी, चौड़ा कल्ला, 1.5 इंची ललाट पर बड़ी सी मखमली बिंदी। सबसे विचित्र था उसके शरीर का गठन। उसके वक्ष का अस्वाभाविक उभार सीधे कंठ से उभरता घुटनों तक चला आया था। लगता था पूरे शरीर में केवल छाती ही छाती है। ऊंचे गजदंत, चौड़े फैले नथुने, हीरे की लौंग की ज्वलंत आभा में दाएं कपोल का बदसूरत मत्सा और भी विकट लग रहा था। संक्षेप में कहूँ तो साक्षात हिडिंबा मेरे सम्मुख खड़ी थी। आपसे कभी मिल नहीं पाई, हिडिंबा ने खीसे निपोर कर कहा। सौभाग्य मेरा ही था, मैंने मन ही मन कहा। चलो महेश, पिताजी कार में बैठे हैं, उन्हें स्ट्रेन होगा। मैं भारी मन से चली आई। क्या मैंने ही उस अभागे का सर्वनाश किया था? दूसरी बार वह मुझे राजभवन की 15 अगस्ती पार्टी में मिला। एक तो वैसे ही उस अटपटी बहुरंगी भीड़ में मेरा दम घुटने लगता है। तमगा लटकाए फौजी अफसर, खद्दर धाती धोती की लौंग संभालते लंबे नाटे मोटे खोटे नेतागण, अफसरों की पत्नियां अपनी वेंकटगिरी गढ़वाल साड़ियों की पताका फहराती, आकाश की ओर उन्मत्त नासिका उठाती, किसी को कुछ ना समझने वाली मुद्रा में तिर्यक दृष्टि से देख गर्दन फेर लेती। रसमलाई, समोसे, पेस्ट्री, स्तूप पर टूटती भीड़, राजभवन का बैंड, सब कुछ मुझे महानाटकीय लगता है। मैं सदा की भांति एक निभृत कोने में खड़ी थी कि महेश ने मुझे देख लिया। वह हंसता हुआ आ गया। इस बार उसका व्यक्तित्व कुछ और निखर गया था। बढ़ती उदर की परिधि ही बता रही थी कि जिस महिमामय ग्रह में रह रहा है वहीं का नमक असर कर रहा है। क्या अब भी कान में जनेऊ चढ़ाकर लघुशंका से निवृत्त होने जाता होगा बेचारा? वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। हाय, उसने कहा। साथ में पिताजी की पुत्री भी थी। गहरी बैंगनी साड़ी, वैसा ही लिपस्टिक, सिर से पैर तक सुवर्ण मंडिता। लगा जैसे किसी ने त्रिभुवन दास जवेरी का शोकेस ही मेरे सामने खड़ा कर दिया हो। क्यों, तुम्हारा कहानी लेखन कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। जी, इनकी 3 कहानियाँ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। अब उपन्यास लिख रही हैं। उसे ही पूरा करने हम ऊटी जा रहे हैं। उत्तर महेश ने ही दिया। स्पष्ट था कि उपन्यास वही लिख रहा है। मैं उसे आश्चर्य से देख रही थी। वह तो सदा ही संस्कृत का मर्मज्ञ के पाठक रहा है। क्या यही पंक्तियां उसे पथभ्रष्ट कर गई? मध्याह्ने निखरे निधाग समये, तापो घनो वर्तने, शीते कुंजवटे विचित्र विटपे, भू पांथ विश्रम्य आत्म एकाकी च भयावनः तरुणी शून्या प्रपा वर्तते, लज्जामि ब्रुवति स्वं न चतुरो जानासि कालोचितम। हे पथिक, निदाघ की दोपहरी है, धर्मातप असह्य हो उठा है। इस दशा में चलना असंभव है। अब तुम इस सुंदर पेड़ की एकांत शीतल छाया में विश्राम करो। तुम एकाकी हो और मैं तरुणी, साथ ही यह प्रपा भी निर्जन है। तरुणी हूँ इसी से कुछ कहने में लाज आती है, पर तुम स्वयं चतुर हो। करणीय अकरणीय कालोचित तुम जानते हो। वही निर्जन प्रपा संभवतः उसकी शतमुखी विनिपात में सहायक हुई होगी। पता नहीं उपन्यास पूरा हुआ या नहीं, पर वह पर्वत पुत्र जो गिरा तो उठ नहीं पाया। चलते चलते वह ना जाने क्या सोच मुझे अपना कार्ड थमा गया था। तब मैंने देखा भी नहीं। घर आकर देखा तो सन्न रह गई। मिस्टर महेश चर्मकेयर, तू क्या अभागा ऊटी जाने से पूर्व ही मौत के कुएं में छलांग लगा बैठा था। मैं गहरी सोच में डूबी रही। वह तो दोबारा जाना ही नहीं चाह रहा था। मैंने ही तो उसे बदलते जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ा, फिर वहीं धकेल दिया था। पिछली बार पहाड़ गई तो उसके मामा मिल गए। अल्मोड़ा अपने जिस जजमान के पुत्र का विवाह संपन्न कराने आए थे, वहीं अतिथि बन मैं भी गई थी। मैंने पैर छुए तो उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर भी खड़ी ही रही। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। खूब पहचाना, पर एक बात पूछूं?
तुम्हारे पति की तो ननिहाल हमारे गांव में थी, फिर भी तुमने महेश का ऐसा अनिष्ट क्यों किया? बलि का बकरा बनाने को क्या मेरा ही भांजा रह गया था? मैंने तो उसका भला ही चाहा था मामा जी, उन्होंने मुझे बीच ही में टोक दिया। क्या खाक भला चाहा था? सुना है उन्हीं की बेटी से विवाह कर 7 पुश्तों की नाक कटा गया भागा। उसकी माँ अब कैसी है? मैंने डरते डरते पूछा। वह अब है कहाँ? मरने से 2 महीने पहले एकदम उन्माद मुक्त हो गई थी बेचारी। रात भर तो निर्वस्त्र गांव में घूमती थी, ठंड लग गई। फिर किसी ने उसे बता दिया कि उसके बेटे ने वर्जित कुल की कन्या से विवाह कर धर्मभ्रष्ट कर लिया है। बस उसी क्षण पागलपन दूर हो गया। घर आकर मुझे पकड़कर रोने लगी। सुना तूने मैरनिया? महेश ने हमारे वंश पर झाड़ू फेर दी। खबरदार जो तूने अब उसका मनी ऑर्डर थामा। वे चुप हो गए। फिर एक लंबी सांस खींचकर कहने लगे, सुना तो था कि पागलपन दूर करने के लिए बिजली के झटके दिए जाते हैं, पर इससे बड़ा बिजली का झटका अभागी को लग भी क्या सकता था। पहले कांवर हुआ, फिर बिगड़कर झांवर। बिस्तर की चादर तक पीली पड़ गई। एकादशी की पुण्यतिथि में चोला छोड़ दिया। मैंने उस हरामजादे को खबर भी नहीं दी। मेरी दीदी की पवित्र देह को छूने का अब उसे अधिकार ही कहाँ रह गया था। मैं खिन्न चित्त होकर लखनऊ लौट आई। मामा की नज़रों में ही नहीं, स्वयं अपनी नज़रों में भी मैं अपने ही को दोषी पा रही थी। ना मैं उसे दोबारा भेजती, ना वह पंथ से महेश चर्म केयर बनता। मैंने नाना तर्क वितर्कों से अपने को दिलासा देने की चेष्टा की। जो मैं उसके लिए नहीं कर पाई वह स्वयं नियति कर गई थी। उसके बच्चे होंगे तो भले ही पिता की प्रतिभा से वंचित हों, भारत के प्रख्यात पब्लिक स्कूलों के द्वार उनके लिए खुल जा सिमसिम कहते ही खुल जाएंगे। बड़े होंगे तो बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उन्हें महा उत्साह से गले लगाने को तत्पर रहेंगे। नौकरी उनकी बांदी बनने को तत्पर, यानी सब कुछ कर तल पर। यह नहीं कि प्रतिभाशाली मेधावी सुयोग्य पात्रों की भांति नौकरी ढूंढते रह जाओगे। पर लाख दलीलें देकर मन को समझाऊं, मन नहीं मानता। बीच बीच में उस कर्मकांडी सरल ब्राह्मण का संयत स्वर मुझे चाबुक मारने लगता है। बलि का बकरा बनाने को क्या मेरा भांजा ही रह गया था? अभी आपने सुनी लेखिका शिवानी जी की कहानी विनिपात। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि कहानी आपको पसंद आई हो और कहानी कहने का ढंग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।